नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे जिंक खाद के बारे में। काफ़ी किसान भाई जो है गेहूं की फसल में अभी पहला पानी लगाने वाले हैं और हमारे यहाँ जनरली देखा गया है कि जिंक के पहले पानी में हमारे यहाँ अधिकतर जिंक खाद दिया जाता है। कुछ लोग जो है जिंक जो है अलग अलग प्रकार के यूज़ कर रहे हैं। अब मार्केट में क्या है, काफ़ी ज़्यादा जिंक आ चुके हैं, सब में जिंक मिलता है, लेकिन हमें कौन सा डालना चाहिए इसके पीछे अभी काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिंक अलग अलग आ चुके हैं। अगर हम बात करें मार्केट में नॉर्मली कौन कौन से जिंक हमको देखने को मिल रहे हैं, तो जिंक सल्फेट देखने को मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड देखने को मिल रहा है, जिंक एडीटीए मिलने को दिख रहा है और जिंक नाइट्रेट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि इनमें से नाइट्रेट जो फॉर्म है ये तो बहुत ही कम कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, लेकिन जिंक सल्फेट, जिंक एडीटी और जिंक ऑक्साइड हर जगह पर आपको देखने को मिल रहा है। और फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें जिंक तो डालना है, लेकिन हमें कौन सा डालना है जिससे हमें ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिले, वो कौन सा है, इसको ढूंढने में हमें थोड़ी सी समस्या पड़ती है। तो आज की जो वीडियो हम उसमें यही बात करेंगे कि हमें जिंक कौन सा डालना चाहिए और किस जगह डालना चाहिए और किस स्टेज पे डालना चाहिए। देखिए, अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जिंक टिलर मल्टीप्लाई करवाने के लिए। इसका मतलब ये कि जब हमारे गेहूं 18 दिन से लेके 26 दिन की अवस्था में होते हैं, इस समय अगर आपका जिंक डलता है तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है जिंक का। अब जिंक की बात आती है तो कौन सा डालें। अगर हमको यूरिया में मिला के डालना है तो कौन सा डालें, अगर हमें स्प्रे करना है तो कौन सा डालें, अगर हमें दोनों काम एक साथ करने हैं तो कौन सा डालें। तो इसके लिए हम एक एक से तीनों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है वो पुराने ही फॉर्म है। इसे जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं, जिंक सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट कहते हैं, जो कि आजकल नहीं आता, आजकल मोनोहाइड्रेट ही आता है। अगर मोनोहाइड्रेट की हम बात करें तो इसके अंदर 33% जिंक आपको मिलेगा, मतलब 33% जिंक मिलेगा और उसके साथ 11% सल्फर मिलती है, जिसमें से वैसे लिखा जाता है 15% सल्फर, लेकिन यूटिलाइजिंग फॉर्म की मात्र 11% सल्फर आपको मिलती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये मात्र जो आपको स्प्रे करना होता है उसमें बिल्कुल भी काम नहीं आता, ये मात्र आपके सॉइल में देने के लिए होता है। मतलब अगर आपको जिंक सल्फेट डालना है तो आपको इसकी 5 किलो का बैग मिलाना है प्रति एकड़ के लिए, मतलब यूरिया में कोटिंग करनी है और इसको फेंक देना है। इसके अलावा अगर आप स्प्रे करना चाहेंगे तो जिंक सल्फेट का आपको स्प्रे में रिजल्ट मात्र 30% मिलता है, जो कि इतना कम होता है कि डालो नहीं डालो एक ही बात होती है। इसलिए जिंक सल्फेट का कभी भी आप स्प्रे ना करें। तो इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि जिंक सल्फेट हमेशा यूरिया में या फिर आपको बुआई कर रहे हो उस टाइम देने के लिए होता है, आप इसे स्प्रे नहीं कर सकते। दूसरे जिंक की बात करते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के साथ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अभी मैं काफ़ी किसान भाइयों को देख रहा हूँ जिंक ऑक्साइड जो है, क्योंकि कंपनियों ने 39.35% फॉर्मुलेशन में दे दिया है, एससी फॉर्म में बना दिया है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो जिंक ऑक्साइड होता है इसके साथ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नैनो पार्टिकल्स में होना चाहिए। जिंक ऑक्साइड अगर बड़े ग्रेनुअल साइज में है तो पत्तों से एब्जॉर्ब नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा कंपनियां जिंक ऑक्साइड बना रही है, लेकिन नैनो पार्टिकल्स पर नहीं बना रही है, नैनो टेक्नोलॉजी पर नहीं बना रही है। तो वो जिंक अगर आप स्प्रे करते हैं तो कोई काम का नहीं है। अगर हम देखें, अगर आप जिंक ऑक्साइड डालना चाहते हैं, आपका मन है कि हम फॉइलर में ले, तो अच्छी कंपनी का और उस पर लिखा होना चाहिए कि नैनो पार्टिकल्स जिंक ऑक्साइड है, तभी वो प्लांट को यूटिलाइजेशन में आएगा, वरना नहीं आता है। ये बात को ध्यान रख के आपको ये जिंक डालना है। हाँ, लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं तो अगर आप इससे हमारे सीड की कोटिंग करते हैं, मतलब बीज उपचार अगर आप इससे करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप बीज उपचार नहीं करते हैं और आप यूरिया के साथ कोटिंग करके भी देते हैं तो भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मतलब सॉइल में अगर आप ट्रीटेड करते हैं तो सॉइल से जिंक ऑक्साइड के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आपको स्प्रे में लेना है तो स्प्रे में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जिस भी कंपनी का लो, उससे ये आपको पूछना है कि भैया क्या ये नैनो पार्टिकल्स पर बनाया गया है। अगर नैनो पार्टिकल्स पर बनाया गया है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना, क्योंकि वो जिंक आपके कोई काम का नहीं है। तीसरा जिंक आता है जिंक एडीटीए।
जिंक एडीटीए काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि जो एडीटीए केमिकल होता है इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सबसे महंगा जिंक अगर आपको मिलता है कोई सा, तो वो जिंक होता है एडीटीए फॉर्म का। लेकिन अगर हम बात करें तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था फॉइलर एप्लीकेशन के लिए, मतलब स्प्रे में डालने के लिए ये जिंक को डिज़ाइन किया गया है। हालांकि अब कंपनियां कहती है कि हम इसे सॉइल में भी डाल सकते हैं, मतलब ज़मीन में भी आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको फॉइलर एप्लीकेशन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप सॉइल में डालने की सोचते हैं तो जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट लें बजाय जिंक एडीटीए के, क्योंकि जिंक एडीटीए की कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और जितना रिजल्ट जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड सॉइल ट्रीटमेंट में देता है उतना अच्छा रिजल्ट जिंक एडीटीए सॉइल में नहीं देता। लेकिन जितना अच्छा रिजल्ट जिंक एडीटीए स्प्रे में देता है, मतलब स्प्रे अगर आप करना चाहें तो जिंक एडीटीए का जितना अच्छा रिजल्ट आता है उतना अच्छा रिजल्ट आपको जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड का नहीं मिलता। तो ये इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आप जिंक कौन सा ले रहे हैं और उसे क्या काम में लेना है। सीधा सा एक गणित ये है कि अगर आपको मिट्टी में डालना है तो जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड लेना है, और अगर आपको स्प्रे करना है तो जिंक एडीटीए लेना है। क्यों लेना है का तीनों का कॉम्बिनेशन और कारण बता देता हूँ। जिंक सल्फेट अगर आप स्प्रे करते हैं, ज़्यादा मात्रा में स्प्रे किया, पत्ते जल जाते हैं। जिंक ऑक्साइड अगर नैनो पार्टिकल्स में नहीं है और आप स्प्रे करते हैं तो पैसे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जिंक एडीटीए में क्या होता है, एडीटीए केमिकल जैसे ही पानी में डाइल्यूट करते हैं तो जिंक आयन को फ्री कर देता है, मतलब जिंक आयन को छोड़ देता है, जिससे कि हमारे पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म बन जाता है, जिससे हमारा पौधा तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ये स्प्रे में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अब जस्ट इसका विपरीत हम बात करते हैं मिट्टी में अगर डालते हैं तो। मिट्टी में अगर डालते हैं तो जिंक सल्फेट जो है वो ज़्यादा मात्रा में जाएगा, मतलब 33% जिंक जाएगा और उसके साथ वो 5 किलो प्रति एकड़ जाता है, तो परसेंटेज ऑफ जिंक बढ़ जाता है, जिससे कि आपका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। जिंक ऑक्साइड अगर आप डालते हैं तो जिंक ऑक्साइड भी अगर आप ज़मीन में डालते हैं तो आपका परसेंटेज ऐसे बढ़ता है कि जिंक ऑक्साइड जाते से ही नीचे से एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड एक अवेलेबल फॉर्म होता है पौधे के लिए, तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जिंक एडीटीए डालते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही आप पानी में डाइल्यूट करेंगे जिंक फ्री हो जाता है, जिंक मूवेबल फॉर्म में हो जाता है, सॉल्यूबल फॉर्म में हो जाता है। तो जैसे ही आप पानी के साथ अगर उसे डालते हैं तो वो बहुत स्पीड से मूव होता है। कुछ पौधों को तो लगेगा और कुछ पौधों पे मिलेगा ही नहीं और जिंक आपका खेल खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा जिंक आपके लिए उपयोगी है। और उसके साथ अगर हम बात करें कि जैसे आपकी गेहूं की फसल है, धान की फसल है, मक्का की फसल है, इन सब फसलों में आपको जिंक जो है वो देना चाहिए, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खासकर गेहूं में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।